हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार बजट 2026-27 के इस वीडियो में। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट हम करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे भी पहले आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम 26 जुलाई को होना सुनिश्चित हो चुका है। तो बीपीएससी 72वीं के लिए बिहार बजट में जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर, हमारे ये टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर सभी जगह पर अवेलेबल करा दिया जाएगा और साथ ही में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे यदि आप सभी लोगों को इसका नीड है तो। हम अनाउंसमेंट जो करने वाले थे वो ये है कि बीपीएससी राइट वे अब बदलकर दीक्षा हो गया है। जी हाँ, दीक्षा यानी डीप विजडम, इनसाइट, कंप्लीट नॉलेज। तो हमने अपने नाम को चेंज कर दिया है। अब दीक्षा ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप मिलेगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक नए अवतार के फॉर्म में अब ये आ चुका है और आपकी सारी तैयारी से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पर, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज़ के लिए हो या फिर बिहार करंट अफेयर्स हो, मैगजीन हो, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के दीक्षा ऐप DRIKSHA ऐप डाल करके यदि सर्च करेंगे तो आपको डाउनलोड के लिए आ जाएगा। उसी तरह से हमारे टेलीग्राम हैंडल, यूट्यूब हैंडल और व्हाट्सएप हैंडल सभी का नाम चेंज कर दिया गया है। तो ये थी हमारी अनाउंसमेंट। आप सभी लोगों का भरपूर प्यार हमें अभी तक मिलता रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस नए नाम को भी आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार मिलेगा। तो चलिए, अब आप लोगों का ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे और बात करेंगे आज की वीडियो की। अब हम क्योंकि बिहार बजट पढ़ने वाले हैं तो एक अच्छा जो सिविल सर्वेंट होगा या जो उसकी तैयारी करने वाला अभ्यर्थी होगा वो ये देखेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बिहार बजट से क्या आया था। तो एक ही प्रश्न लास्ट ईयर आया था जो बजट और सर्वे से मिलकर के कंबाइनली यहाँ पर सेट किया गया। सबसे पहले हम उसे ही देखेंगे और उसके बाद अपना आज का वीडियो शुरू करेंगे। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पर 3 कथन आपको दिए गए थे जिसमें से 2 तो आपके इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड थे और एक प्रश्न आपका बिहार बजट से उठाया गया था। और इतना सब देने के बाद पूछा था कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लास्ट ईयर का ही पेपर है और उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो अंधाधुंध तैयारी करने से अच्छा है टू द पॉइंट टारगेटेड तैयारी कीजिए। पहले PYQ देखिए कि क्या आया है और उसी के अनुरूप आप आगे का तैयारी करिए। तो हम मोटे तौर पे बात करेंगे तो बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP को लेकर के ये प्रश्न था जो कि पहला इसका ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए। मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.8% बढ़ी। पिछले वर्ष यहाँ पे बात हो रही है 2023-24 की। जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है बी और सी, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे से उठाए गए थे। 2023-24 में बिहार के GSVA स्थिर मूल्य में तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6% थी। और तीसरा इसमें ऑप्शन था सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCA 2023-24 में वर्तमान मूल्य का यानी GSDP का 4.6% था। और लास्ट ऑप्शन था कि एक से अधिक। तो इस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछे जाने लगे हैं। हमने एक ही प्रश्न उठाया है लास्ट ईयर का क्योंकि लास्ट ईयर से थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। अब क्वेश्चन की गहराई भी आपको अधिक दिखाई देगी, डीप मीनिंग के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। इससे पीछे के प्रश्न आप चाहें तो एक बार उठाकर देख सकते हैं, अन्यथा ये एक प्रश्न से आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि बजट और सर्वे से किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब यहाँ पर ये जो इमेज आपके सामने 3 इमेज दिखाई दे रही हैं, ये 3 प्रश्न हैं जो हमने लास्ट ईयर अपने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड किए थे क्वेश्चंस, और वहाँ से इन तीनों ही ऑप्शंस का आंसर आपको मिल जाएगा। ये देखिए, बिहार बजट का MCQ का टेस्ट सीरीज था, ये रहा यहाँ पर कि लगभग 13% वृद्धि थी GSDP प्रति व्यक्ति में। ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे था 2024-25 का। इसमें हमने लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस कराए थे दोनों को मिला करके।
तो ये देखिए 2023-24 में ये 58.6% GSVA का टर्शरी सेक्टर का क्वेश्चन है ये। और एक और तीसरा क्वेश्चन है ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का, जिसमें हमने साफ तौर पे बताया था कि ये 4.6 तक बढ़ गया था 2023-24 में। तो ये देखिए कि हम लोग इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि एक एक प्रश्न को इतना गहराई से ढूंढकर बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका समय नष्ट ना हो बहुत ज़्यादा और आपको एग्ज़ाम में भरपूर सहायता हमारी टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मिल सके। इस बार भी हमने अपनी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी हैं। आप चाहें तो हमारे ऐप यानी दीक्षा ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, अन्यथा हम फ्री में क्विज़ भी कराने वाले हैं, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार बजट 2026-27 का टोटल एक्सपेंडिचर कितना अनुमानित है, यानी कुल व्यय, जो राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा व्यय माना जा रहा है। रफली फिगर्स में हम यहाँ पर बात करेंगे 3.16 करोड़, 2.84 लाख करोड़, 3.47 लाख करोड़ या फिर 3.91 लाख करोड़। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 3.47 लाख करोड़। ये बजट 3 फरवरी 2026 को सबसे पहले तो पेश किया गया। किसने किया? वित्त मंत्री ने। कौन थे वित्त मंत्री? तो वित्त मंत्री थे आपके विजेंद्र प्रसाद यादव। इन्होंने 3.47 लाख करोड़ का टोटल व्यय इस बार पेश किया है, जो कि अब तक का बहुत बड़ा है। और ये खर्चा है, टोटल व्यय कितना करने वाली है इस बार सरकार, ये उसके बारे में है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, जीएसडीपी की बाद में हम बात करेंगे, फिलहाल हम यहाँ टोटल व्यय की बात कर रहे हैं। अच्छा, टोटल व्यय में जब हम 3.47 लाख करोड़ की बात करते हैं तो हमने इसमें जो डेप्ट रीपे करना है उसको भी इंक्लूड किया हुआ है, यानी जो भी हमने कर्जा लिया था उसके एवज में हमें ब्याज देना पड़ेगा, तो वो ब्याज जो हमें देना है वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, तब हमने ये खर्चा आपको बताया है। अन्यथा तो अगर बिना ब्याज के हम देखेंगे कि ब्याज को हटा दीजिए खर्चे में से, तो लगभग 3.24 लाख करोड़ के आसपास ये फिगर जाती है। यहाँ पर हम कुछ डेटा और आपको दिखाना चाहेंगे जो कि कांस्टेंट प्राइस पर लिया गया डेटा है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 2024-25 की एक्चुअल फिगर्स हैं। एक्चुअल जो अनुमान अब हमारे पास आ जाता है, पिछले 2 साल का एक्चुअल आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस में बिहार की जो ग्रोथ रेट है जीएसडीपी की वो 8.6% है। अगर इंडिया की आप बात करेंगे तो इंडिया के मामले में ये 6.5% है 2024-25 में, जबकि बिहार की कितनी हो गई? 8.6%। ठीक है, ये यहाँ पर जो चित्र आपको दिख रहा है इसमें तीनों सेक्टर का भी दिखा है। देखिए, जीएसडीपी का 8.6, 8.9 सर्विसेज का, 11.1 की वृद्धि दर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका बढ़ रहा है यानी द्वितीयक क्षेत्र, और जो आपका कृषि क्षेत्र है वो 4.1% की वृद्धि दर दिखा रहा है। ये कांस्टेंट प्राइस की हम यानी स्थिर मूल्यों की बात कर रहे हैं, और साथ ही बात कर रहे हैं 2024-25 के असली वाले जो अनुमान आते हैं, आंकड़े जो वास्तविक होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ईयर जरूर ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। अभी मैंने आपको पहला एक प्रश्न दिखाया है जो लास्ट ईयर पूछा गया, देख रहे हैं आप, 2025 का पेपर था वो, लेकिन 2023-24 तक के आंकड़े, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में संशोधित आंकड़े भी होते हैं, वास्तविक आंकड़े भी होते हैं, तो उसी तरह से बजट में भी होते हैं, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, इसके अलावा 2024-25 का ही ये आंकड़ा है बिहार की जो पर कैपिटा जीएसडीपी है, यानी प्रति व्यक्ति जीएसडीपी करंट प्राइसेस पर, वो कितनी हो गई है? 76,490। ये कितना बढ़ गया है? 13% बढ़ा है। यही प्रश्न था बीपीएससी 71 में, जो पहला ऑप्शन था वो यही ऑप्शन था। तब वहां पर ये वैल्यू लगभग 67,000 के आसपास थी और इंक्रीज उसमें वही 13% के आसपास हुआ था। तो अभी ये फिगर बढ़कर 76,490 हो गई है, और वही 13% का इसमें भी बढ़ावट हमें दिखाई दे रही है कि क्या है? प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की हम बात कर रहे हैं। ठीक, नीचे ये इंडिया के बारे में दिया गया है तो वो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सेक्टर की बात करेंगे तो वही सेक्टर का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है 2000, ये भी 24-25 का है, कि कृषि का क्या है? 23% हिस्सेदारी है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का भी लगभग 23% हिस्सेदारी है, और सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र का 54% हिस्सेदारी है करंट प्राइसेस पर। कब? 2023-24 के वास्तविक आंकड़े हैं ये।
अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद करके जाइएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए कांस्टेंट प्राइस अलग होता है और करंट प्राइस अलग होता है, स्थिर मान और चालू मान अलग अलग होते हैं। तो जब हम कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं तो हमारा आधार वर्ष है 2011-12। तो कांस्टेंट प्राइसेस पर जीएसडीपी कितनी बढ़ रही है, 8.6% की वृद्धि दिखा रही है। करंट प्राइसेस पर आपके कृषि 23, दूसरा क्षेत्रक 23, तीसरा क्षेत्रक 54% बढ़ रहा है। और पर कैपिटा जीएसडीपी की अगर आप करंट प्राइस पे बात करेंगे तो ये 76,490 रुपये प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से, और इंक्रीज है आपका इसमें 13% का। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न था, बहुत डिटेल में आंकड़े आपको समझने थे इसलिए इसको इतना डिटेल में समझाया गया है। यहाँ से यदि कोई प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का जो राजकोषीय घाटा है यानी फिजिकल डेफिसिट, ये जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहेगा राजकोषीय घाटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके 2.98, 2.99%, 3.50% या फिर 1.0%। ऊपर के दोनों ऑप्शन लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, जानबूझकर रखे गए हैं। 2.99% इसका सही उत्तर है। 2026-27 में लगभग जो घाटा रहने वाला है राजकोषीय घाटा, वो 39,111 करोड़ का रहेगा। आप रफ फिगर में याद रखिएगा, जो कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद का 2.99% है। एक इंटरेस्टिंग बात अब समझिए, यहाँ पर जो 2025-26 का पिछली साल बजट आया था उसके अब संशोधित आंकड़े आ चुके हैं। ठीक है, पहले बजट आता है, फिर उसके संशोधित अनुमान आते हैं, उसके बाद उसके वास्तविक आंकड़े आते हैं। तो संशोधित अनुमानों के अनुसार जीएसडीपी पता है कितना हुआ है? 11.8%। अब आप सोचिए जरा, एक्चुअल में जब इस फिगर को निकाला जाएगा तो इसी के आसपास आएगा, 10 आ सकता है, 9 आ सकता है, 3 तो नहीं आने वाला है। तो अनुमान जो संशोधित आए हैं वो घाटा लगभग 11.8% है। सोचिए जो इस बार के बजट के अनुमान से कितना ज्यादा अधिक है, 2.99 यानी रफली 3%, 3% से कितना ज्यादा है राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न देखेंगे। 7 निश्चय 3 जो कि 2025 से 30 तक का रोड मैप बनाया गया है, उसके तहत बिहार सरकार ने वर्ष 2030 तक कितने नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य इस बार के बजट में रखा है? ऑप्शन है आपके 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ या फिर 2 करोड़। इसका सही उत्तर है 1 करोड़। तो 7 निश्चय 3 के बारे में यदि आप चाहेंगे तो हम एक सेपरेट वीडियो लेके आ सकते हैं। फिलहाल बजट में जो बात कही गई है उसको देख लेते हैं। तो आत्मनिर्भर बिहार बनाना है सरकार को, इसके लिए लाया गया है 7 निश्चय 3 कार्यक्रम। सरकार ने कहा है कि 2030 तक हम राज्य में 1 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा कर देंगे। इससे क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने में इसका लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु कुल कितनी राशि का आवंटन किया गया है इस बार के बजट में? ऑप्शन है आपके लगभग 18,000 करोड़, 68,000 करोड़, 10,000 करोड़ या फिर 32,000 करोड़। रफ फिगर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो कोई भी आदमी रख सकता है। तो इसका सही उत्तर है 68,216 करोड़ यानी ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा के क्षेत्र को दी गई है सर्वोच्च प्राथमिकता और इसीलिए 68,216 करोड़ रुपए आवंटित इसे किए गए हैं। कुल बजट का बैठता है ये लगभग 21%। जितना बिहार का बजट है उसमें से 21% शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है। यदि राष्ट्रीय औसत की बात करेंगे तो नेशनल लेवल पर शिक्षा पर केवल 14% ही राशि खर्च की जाती है। बिहार सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इससे पहले कि हम ऑप्शंस देखें, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि इस योजना का नाम है। कथन ये रहे। कथन वाले प्रश्नों पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि पिछली बार का पेपर यदि आप लोगों ने उठा के देखा है तो आपको पता लग जाएगा कि कथन वाले प्रश्न अब कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो पहला है कि इसमें किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे।
प्रति माह की बात हो रही है। यहाँ पर है कि यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के स्थान पर, यानी उसको रिप्लेस कर दिया गया है, अब इसकी जगह पर ये चालू किया जाएगा। तीसरा है कि जो पात्र किसान होंगे उन्हें प्रति वर्ष 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। चौथा है कि केवल 2,000 रुपये की राशि अतिरिक्त मिलेगी। ये आपका प्रश्न रहा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ प्रति वर्ष की बात हो रही है और यहाँ प्रति माह की बात हो रही है। तो प्रति माह तो सरकार दे नहीं सकती है, तो आप कॉमन सेंस लगाकर भी इस प्रश्न को यहाँ पर इस ऑप्शन को काट सकते थे। तो बिहार सरकार ने क्या किया है कि किसानों को जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। अब अतिरिक्त जब हम कहते हैं इसका मतलब कुछ और भी है जो जेन्युइनली मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है पीएम किसान योजना जो मिलती है, जिसके तहत पीएम किसान निधि मिलती है, 2,000 रुपये साल में 3 बार मिलते हैं, टोटल 6,000 रुपये। तो उसी के अतिरिक्त में, तो ऐसा केवल बिहार में हो रहा है। बिहार में अब टोटल कितने मिल जाएंगे? 9,000 रुपये। 6,000 तो पीएम किसान सम्मान निधि और 3,000 रुपये जो सरकार देगी जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के साथ में। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपको बता देते हैं फिर से कि दीक्षा ने अपने सारे हैंडल्स चेंज कर दिए हैं। अब आप व्हाट्सएप पर जुड़ेंगे तो दीक्षा ऑफिशियल के नाम से सर्च करिए। टेलीग्राम पर जुड़ना है तो दीक्षा ऑफिशियल के नाम से सर्च करिए, DRIKSHA ऑफिशियल। ठीक है, नाम याद रखिएगा। आप ही लोगों के सम्मान, आप ही लोगों के प्यार और आप ही लोगों की उम्मीदों के चलते हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि हम इस नए ऐप को नए नाम के साथ में लॉन्च कर सके हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर कितना है? तो करंट प्राइस पर पूछा गया है आपका क्या? GSDP को पूछा गया है। GSDP कितना है? इसे दूसरी भाषा में हम बजट का आकार भी कहते हैं कि टोटल कितना बजट पेश किया गया, कितने लाख करोड़ रुपए का। तो ऑप्शंस हैं 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 13 लाख करोड़ या 12 लाख करोड़। रफ फिगर में ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन है जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 13.1 लाख करोड़। तो बजट के आंकड़ों के अनुसार बजट का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 13.1 लाख करोड़, जो कितना ज्यादा है ये भी बहुत अच्छी बात है। 15% की वृद्धि दर्शाता है। कब से? पिछले साल के मुकाबले। तो पिछले साल से 15% ज्यादा इस बार हमारा बजट का आकार GSDP रहा। अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इंडिया के बजट में या उसके GDP के आकार में केवल 9% का ग्रोथ रेट दिखाई देता है, जबकि बिहार के मामले में कितना है? 15% ज्यादा है। तो इसमें हम थोड़ा आगे ही बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है रुपया कहाँ से आता है? इस चीज के अनुसार बिहार सरकार की प्राप्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? पहले बात करेंगे प्राप्तियों की, जो कि कितनी दिखाई दे रही हैं, हमें आंकड़ों में दिख रही हैं कि 45% हिस्सा सबसे ज्यादा इन चारों में से कहाँ से सरकार को प्राप्त होता है? ऑप्शंस है राज्य सरकार के कर राजस्व जो है, यानी टैक्स के जो मुद्दे हैं वहां से। दूसरा है लोक ऋण, यानी जो उधार लेती है सरकार। तीसरा है केंद्रीय करों में राज्य का अंश, यानी जो सेंट्रल टैक्सेस होते हैं उसमें राज्यों का जो बंटवारा होता है वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उससे, या फिर सहायता अनुदान, या फिर जो ग्रांट्स वगैरह मिलती हैं सहायता के रूप में जो पैसा मिलता है वहां से। तो आपने प्रश्न सही से समझ लिया। इसका सही उत्तर है केंद्रीय करों में राज्य का अंश। तो बिहार की कुल प्राप्तियों में केंद्रीय करों में राज्य का जो हिस्सा है वो सबसे प्रमुख है। 45.49% योगदान बिहार की प्राप्तियों में इसी का होता है। इसके बाद राज्य का अपना टैक्स रेवेन्यू है जो कि 18% है। इसके बाद सरकार जो कर्जा लेती है उधार में वो 17.8% इनका योगदान है। और सबसे लास्ट में आपकी सहायता अनुदान का नंबर आता है। तो क्या देखा हमने? नंबर 1 पे है आपका केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। दूसरा देखा हमने बिहार सरकार के खुद का टैक्स रेवेन्यू सिस्टम। तीसरा देखा जो कर्जे में हमें मिलता है, ठीक है। और फोर्थ पे आपका सहायता अनुदान। 2026-27 के लिए जो प्राप्तियां हैं वो 2.85 लाख करोड़ के आसपास हैं और इसमें से हमने कर्जे को छोड़ दिया है, उधार को छोड़ करके।
अगला प्रश्न है, बजट 2026-27 के अनुसार रुपया खर्च कहाँ होता है? इसमें सबसे ज्यादा खर्च होता है 41.55%। इनमें से कौन से आइटम में सबसे ज्यादा खर्च होता है? तो पहला है सामान्य सेवाएं, दूसरा है आर्थिक सेवाएं, तीसरा है आपकी सामाजिक सेवाएं और चौथा है कि ऋण बांट देती है सरकार, उसमें सबसे ज्यादा खर्च करती है। इसका जो सही उत्तर है वो है सोशल सर्विस यानी सामाजिक सेवाएं। सबसे ज्यादा जो सरकार का खर्चा हो रहा है वो हो रहा है शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ऐसी सोशल सर्विसेज पर लगभग 41% हिस्सा खर्च हो रहा है। इसके बाद जो अन्य जनरल सामान्य सेवाएं हैं उन पर खर्च हो रहा है और आर्थिक सेवाओं पर लगभग 23% का खर्च हो रहा है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को स्वरोजगार हेतु कितनी सहायता दी जाएगी? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 50,000? हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की। इसका सही उत्तर है 2 लाख रुपए। बहुत ज्यादा ये न्यूज में बना रहता है तो ध्यान रखने का वाला प्रश्न है। चलिए 10 क्वेश्चन है, बिहार बजट में कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कौन सा खर्चा पूंजीगत व्यय जो बड़े लेवल पे खर्चा होने वाला है, मशीनरी खरीदनी, रोड बनानी, एयरपोर्ट बना दिए, सड़कें बना दी, इसकी राशि कितनी निर्धारित की गई है? लगभग 2.84 लाख करोड़, 63,000 करोड़, 39,000 करोड़ या 1.22 लाख करोड़? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लगभग 63,000 करोड़, 63,455 करोड़ रुपया कहाँ खर्च होगा? केवल और केवल ये पूंजीगत व्यय है, ध्यान रखिएगा, टोटल व्यय नहीं है ये केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि अभी हमने बताया। और ये लगभग कितना है? 18% है। जितना टोटल खर्चा करना है उसका 18% ये खर्चा है जो खर्च होगा परिसंपत्तियों के सृजन के लिए। जो हमारे एसेट्स होते हैं लॉन्ग रन में चलने वाले एसेट, जैसे हवाई अड्डे का विकास कर दिया तो ये परिसंपत्ति है हमारे लिए, ऐसे खर्चे आपके 63,000 करोड़। अगला प्रश्न है, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत बिहार के किस स्थान पर औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? तो पहली चीज कौन सा कॉरिडोर है? ये अमृतसर को कोलकाता से जोड़ने वाला। कैसा कॉरिडोर है? नेचर में है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। आपको बताना है कि यहाँ पर पटना, गया, मुजफ्फरपुर या भागलपुर में से किस स्थान पर इससे रिगार्डिंग औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर यानी आईएमसी का विकास किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसका जो आईएमसी के दूसरे चरण का विकास गया में किया जाएगा जिसमें रक्षा कॉरिडोर और फिनटेक सिटी भी शामिल है। बिहार ने 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य पर अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? आपको बताना है कुल खर्चे में से कितना प्रतिशत खर्चा स्वास्थ्य पर खर्च होगा। 5.7%, 6.3%, 8.2% या फिर 4%? सही उत्तर है 6.3%। तो ये छोटा सा एक याद रखने वाला चीज है, ये जो राज्यों का औसत आवंटन होता है वो लगभग 6.2%, अगर बाकी के स्टेट्स को मिला लें तो उससे थोड़ा सा ज्यादा है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में कौशल विकास के लिए किस मॉडल पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे? पीपीपी मॉडल पर, हब एंड स्पोक मॉडल पर, डिजिटल इंडिया मॉडल पर या क्लस्टर मॉडल पर? तो बिहार में कौशल विकास के लिए हब एंड स्पोक मॉडल पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यहाँ पर युवाओं का क्या किया जाएगा? स्किल ट्रेनिंग की जाएगी। बजट 2026-27 में कुल कितनी राशि स्कीम एक्सपेंडिचर के लिए रखी गई? जो सरकार नई नई योजनाएं लाती है जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा में, उन सब पर कितना खर्चा होगा? 2.25 लाख करोड़, 63 करोड़, 30,694 करोड़ या फिर 1.155 करोड़? तो इसमें से कुछ फिगर अभी आप पीछे देख चुके हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है 1.22 लाख करोड़। कितना हिस्सा बैठता है? ये बैठता है भाई लगभग 35% हिस्सा। तो बजट का 35% हिस्सा योजनाओं में केवल कार्यान्वयन के लिए उनके खर्च हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार प्रस्तावित है वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी, वो भी 2025 के बजट में। उसमें से अब आप जान लीजिए वाराणसी से सिलीगुड़ी, वाराणसी को सिलीगुड़ी से जोड़ेगा ये रेल कॉरिडोर, तो बिहार बीच में आएगा।
तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि ये बिहार के किस जिले से नहीं गुजरेगा। ऑप्शन है आपके बक्सर, पटना, मुजफ्फरपुर या फिर कटिहार। तो ये 3 से गुजरेगा, किसी एक से नहीं गुजरेगा। तो किस से नहीं गुजरेगा? ये आपका मुजफ्फरपुर से नहीं गुजरेगा, बक्सर से गुजरेगा, पटना से गुजरेगा, बेगूसराय से गुजरेगा, कटिहार और किशनगंज जिलों से होकर गुजरेगा। वाराणसी से सिलीगुड़ी जाने वाला कॉरिडोर अच्छे से याद करिएगा। पहले बक्सर, फिर पटना, बेगूसराय, कटिहार, फिर किशनगंज। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2026-27 में पुलिस बल के आधुनिकीकरण और सुरक्षा पर कुल खर्चे का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 3.5, 5.2%, 7.1% या फिर 4.8%। तो सुरक्षा की बात हो रही है, पुलिस बल के आधुनिकीकरण की बात हो रही है। लगभग 5.2% हिस्सा कानून व्यवस्था को, बिहार की बात हो और कानून व्यवस्था की बात ना हो तो ये तो संभव ही नहीं है। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 5.2% व्यवस्था इसमें दी गई है। बजट के अनुसार बिहार में गंगा नदी के किनारे किस विशेष सुविधा को विकसित करने का प्रस्ताव है जिससे जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा मिले? आपके ऑप्शंस हैं, नए मछली पकड़ने के घाट, शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी, केवल पर्यटन क्रूज या फिर तैरते हुए बाजार। गंगा नदी के किनारे विकसित करना है और किसको बढ़ावा मिलना चाहिए? जलमार्ग परिवहन को। तो जब शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी की सुविधा गंगा किनारे ही दे दी जाएगी तो आराम से आवाजाही बढ़ सकती है, जल मार्गों का उपयोग बढ़ सकता है, नदी आधारित उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 7 निश्चय 3 योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने प्रति व्यक्ति आय के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका होने वाला है। 7 निश्चय 3 की बात की गई है, लक्ष्य पूछा है प्रति व्यक्ति आय का। तो कहा है कि 2030 तक 20% वृद्धि करेंगे, 2030 तक दुगना कर देंगे आय को, 2030 तक 3 गुना कर देंगे या राष्ट्रीय स्तर के बराबर ले आएंगे। तो हमने पहले किसी डिस्क्रिप्शन में इस बारे में जिक्र किया था कि 2030 तक दुगना करने की बात 7 निश्चय 3 के रोड मैप में रखी गई है। ये रोड मैप कब से कब तक है? 2025 से 2030 तक। आप कमेंट बॉक्स में हमें यहाँ बताइए कि टिल डेट, आज की डेट में कितना है प्रति व्यक्ति आय बिहार में, बताइए तो जरा देखते हैं आपको कितना याद रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2026-27 में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटन किया गया है? ऑप्शंस हैं 5%, 2.6%, 4.2% या 1.5%। प्रश्न इस बारे में है कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र होता है, उसके लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है। छोटा सा फिगर है 2.6%। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कृषि के लिए प्रत्यक्ष रूप से 2.6% रखा गया है। बजट 2026-27 में राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सरप्लस जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 0.8%, 0.5, 0.1 या 1.2। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले राजस्व अधिशेष होता क्या है। अधिशेष यानी जो बच गया है। तो हमारे पास रेवेन्यू होता है एक तो प्राप्तियों के फॉर्म में यानी राजस्व प्राप्तियां, एक होता है राजस्व व्यय। तो जब प्राप्तियां ज्यादा हो जाती हैं राजस्व व्यय से, उसी को हम राजस्व अधिशेष कहते हैं। पैसा आया ज्यादा राजस्व के फॉर्म में और उतना खर्चा नहीं किया हमने। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 0.1% यानी ऑप्शन नंबर सी। ये कितना है? ये है राजस्व अधिशेष 1143 करोड़ रुपए। थोड़ा हमारे पास ज्यादा प्राप्तियां आ गई हैं, खर्चा उतना नहीं हुआ है। ये जीएसडीपी का 0.1% है। और ये जो 0.8 फिगर है ना, ये लास्ट ईयर की है, ये 2025 की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर हमारा राजस्व अधिशेष 0.8% था, यानी लगभग ज्यादा था। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हम अपनी राजस्व प्राप्तियों से ही अपने खर्चे को पूरा करने की स्थिति में बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, अटल टिंकरिंग लैब को बिहार के किन स्थानों में स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है? कॉलेजों में केवल, या फिर स्वास्थ्य केंद्रों में, या फिर स्कूलों में, या फिर जिला मुख्यालयों में? तो अटल टिंकरिंग लैब का यदि आपको यूसेज पता है तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस को पता करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ये अटल टिंकरिंग लैब जो है वो स्कूलों के लिए है।
बिहार के कितने नए एक्सप्रेसवे विकसित करने की घोषणा इस बजट में की गई है? ऑप्शंस हैं 3, 7, 5 या फिर 2। सही उत्तर है 5। राज्य में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए कितने 5 नए एक्सप्रेसवे विकसित करने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 23 पर आ जाते हैं। बजट में सामाजिक कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? सोशल वेलफेयर पर कितनी राशि खर्च की जाएगी? 18,000 करोड़, 7,000 करोड़, 12,000 करोड़ या 5,500 करोड़? तो रफ फिगर में याद रखेंगे, लगभग 7,724 करोड़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। सोशल वेलफेयर में सबसे पहले आपके जैसे वंचित वर्ग आ जाएंगे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पेंशन योजनाएं हैं, ये सब सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है और इस पर राशि खर्च की जाएगी 7,724 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 24, बजट भाषण के अनुसार पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? लगभग 2500, 5,000, 5,400 से अधिक या फिर 3,000? ये घोषणाओं की बात होती है जब जो बजट स्पीच चलती है उसमें कहा गया था कि पीएमसीएच में लगभग 5,400 से अधिक बेडों को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा। बिहार में औद्योगिक समर्थन मिशन के तहत किन बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार की योजना बनाई गई है? जूट मिलें, चीनी मिलें, कागज मिलें या सूती वस्त्र की मिलें? बहुत लंबे समय से बिहार के अंतर्गत औद्योगिक समर्थन मिशन के तहत बहुत सारी इकाइयों के पुनरुद्धार की योजना बनाई गई है और इसका सही उत्तर है चीनी मिलें। जगह जगह लगातार चीनी मिलों की पुनरुद्धार कर रही है बिहार सरकार। तो रीजन आप समझ सकते हैं, ताकि गन्ने का अधिक से अधिक उत्पादन हो और राजस्व बढ़े बिहार का। सिंपल सा बात है, ये कृषि उद्योगों को पुनर्जीवित करने की कोशिश ये है। बिहार सरकार ने बालिका छात्रावास के निर्माण के लिए किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना इस बजट में बनाई है? उच्च शिक्षा संस्थानों में, केवल शहरी क्षेत्रों में, स्कूलों और उच्च शिक्षा परिसरों में या फिर औद्योगिक क्षेत्रों में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्कूलों में, और जो हाई ग्रेजुएशन या उसके बाद के जो हैं वहाँ पर उन परिसरों में गर्ल्स हॉस्टल को बनाने की व्यवस्था करने की योजना बनाई है। और ऐसा क्यों है? ताकि महिला शिक्षा को बढ़ावा मिले और ड्रॉप आउट रेट इनका कम हो सके। प्रश्न 27, बिहार के गया जिले में प्रस्तावित फिनटेक सिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फिनटेक सिटी का उद्देश्य क्या होता है, वही इसका भी उद्देश्य है। ऑप्शंस देख लेते हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, दूसरा है वित्तीय प्रौद्योगिकी और निवेश को बढ़ावा देना, तीसरा है धार्मिक पर्यटन, चौथा है रेशम उद्योग का विकास। फिनटेक यानी फाइनेंशियल प्लस टेक फॉर टेक्नोलॉजी। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ वित्तीय प्रौद्योगिकी और निवेश को बढ़ावा देना। फिनटेक में फिन फॉर फाइनेंशियल होता है, टेक फॉर टेक्नोलॉजी होता है। तो ये कहाँ है? गया में हो रहा है इसका मुख्य उद्देश्य। औद्योगिक कॉरिडोर के तहत फिनटेक सिटी विकसित की जाएगी जो आधुनिक वित्तीय सेवाओं और स्टार्टअप्स का केंद्र बनेगी। बजट 2026-27 के अनुसार बिहार की अनुमानित कुल प्राप्तियां कितनी हैं? टोटल रिसिप्ट की बात हो रही है। टोटल रिसिप्ट में दो चीजें आती हैं आपकी, एक तो कैपिटल रिसिप्ट आता है और एक आता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना। तो राजस्व प्राप्तियां आती हैं और पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं। तो टोटल कितनी है ये पूछा है। पहला है आपका 3.47 लाख करोड़, ये उसका नहीं उत्तर है, ये तो टोटल व्यय है। दूसरा है 3.16 लाख करोड़, तीसरा है 2.85 लाख करोड़, चौथा है 2.22 लाख करोड़। इसका सही उत्तर है वो है आपका 2.85 लाख करोड़। यहाँ पर भी प्राप्तियों में हमने ऋण को छोड़ा हुआ है, उधार को नहीं हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो बिना उधार के ये 2.85 लाख करोड़ प्राप्तियां अनुमानित हैं, जो पिछले साल से लगभग 7% से ज्यादा इस बार हमें मिलेगा। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रामीण विकास पर खर्च होने वाला बजट राष्ट्रीय औसत की तुलना में कितना है? तो जो राष्ट्रीय औसत है ग्रामीण विकास पर खर्च होने का वो है 4.9%। आपसे बिहार के बारे में पूछा गया है तो 3.5%, दूसरा ऑप्शन है 9.4%, तीसरा है 4.8% और चौथा है 6%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.4%। बिहार अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर से लगभग 2 गुना 4.9
राष्ट्रीय स्तर का औसत है, और हमारा कितना है बिहार सरकार का 9.4। इतना खर्च करेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। विश्वविद्यालय टाउनशिप विकसित करने की योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? यूनिवर्सिटी टाउनशिप। ऑप्शंस हैं केवल शिक्षकों के लिए आवास तैयार करना, दूसरा है उच्च शिक्षा के लिए एक एकीकृत शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना, तीसरा है निजी विश्वविद्यालयों को बेचना, चौथा है स्कूलों को कॉलेजों में बदलना। टाउनशिप का मतलब होता है एक बहुत बड़े एरिया में यूनिवर्सिटीज का विकास करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उच्च शिक्षा के लिए एक इंटीग्रेटेड शैक्षणिक माहौल तैयार किया जाएगा, कि देखिए एक ही कैंपस में सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी, सारा जो भी वातावरण है पूरी तरीके से वो इस तरीके से किया जाएगा कि छात्र या शोधकर्ता सब अपना आराम से अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें, उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े। उसी को यूनिवर्सिटी टाउनशिप की अवधारणा कहा गया है। रुपया कहाँ जाता है, उसके आंकड़ों के अनुसार बिहार सरकार का आर्थिक सेवाओं पर व्यय कितना है? हमने पीछे एक डिस्क्रिप्शन में इसको देखा था, तो आप वीडियो पॉज करके आंसर बताइए फटाफट, तब तक हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो बिहार सरकार का आर्थिक सेवाओं पर व्यय सिर्फ पूछा गया है, वो है 41%, 23%, 28% या 6.94%। इकोनॉमिक सेवाओं पर कितना खर्च करती है बिहार सरकार? इकोनॉमिक सेवाओं पर खर्च करती है लगभग कितना? 23%। इकोनॉमिक सेवाएं क्या होती हैं? जैसे कृषि है, उद्योग है, या बुनियादी ढांचे पर जो खर्च करती है सरकार, यानी जो सीधे तौर पे इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर को बढ़ाने पर जोर देने के लिए जो खर्चा है वो सारा आर्थिक सेवाओं में आ जाता है, उस पर 23% खर्च होता है। चलिए, बिहार बजट में एनर्जी के क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? अगला प्रश्न ये है, ऊर्जा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो लगभग 18,000 करोड़, इसके बाद 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ या 8,500 करोड़। ऊर्जा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा बना हुआ है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का। जब से ये ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध छिड़ा है, इजराइल और ये सारे मिलकर के जो कुछ भी कर रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है ऊर्जा क्षेत्र में। तो बिहार सरकार ने बजट में ऊर्जा के लिए 18,351 करोड़ रुपए का बड़ा आवंटन मिला है, जिसके लिए 24/7 बिजली आपूर्ति है, और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा विभाग को इतने करोड़ का बड़ा आवंटन मिला है। बिहार में सड़क एवं पुल निर्माण हेतु बजट आवंटन कितना रखा गया है? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 18,000 करोड़ या 12,000 करोड़। तो रोड्स और ब्रिजेस के लिए बात की गई है लगभग 10,000 करोड़ रुपए की। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुधारने में सहायता मिलेगी। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार कमिटेड एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा हिस्सा किस मद का है? जो प्रतिबद्ध व्यय होता है उसमें सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज का है, जो कि करना ही करना है सरकार को, ठीक है, कमिटेड है उसे करने के लिए खर्चे को, जैसे कि ब्याज भुगतान है, पेंशन है, वेतन देना है अपने कर्मचारियों का, या ऋण की वापसी करनी है वो उसे करना है। तो ये सारे ऐसे खर्चे हैं जो करने ही करने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? सैलरीज का। आप सोचिए, यहाँ पर जो राजस्व व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है वो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर खर्च होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में नई औद्योगिक नीति के तहत अधिकतम कितने निवेश तक के निजी निवेश को विशेष प्रोत्साहन देने का प्रावधान है? यानी कोई 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ या 500 करोड़ तक का यदि कोई निजी निवेश करता है तो कितने करोड़ तक के निवेश को सरकार प्रोत्साहित करेगी कि हाँ ठीक है करिए आप और औद्योगिक क्रांति लाइए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 50 करोड़। छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमी, इसका अर्थ हुआ उनको बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ तक यदि वो निवेश करते हैं तो उस पर विशेष सब्सिडी प्रोत्साहन की घोषणा की गई है, सरकार उनको सब्सिडाइज करेगी। बिहार सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कितनी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? बिहार सरकार ने देखिए ढेरों लक्ष्य अपने निकाल दिए हैं, तो हम एग्जाम की दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उनको याद कर लेंगे। तो पहला है 1.2 करोड़
दूसरा है 1.56 करोड़, तीसरा है 80 लाख स्वयं सहायता समूह और चौथा है 2 करोड़। तो बिहार सरकार ने लगभग 1.56 यानी लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़कर उन्हें स्वरोजगार देने के अवसर देने का जो लक्ष्य है वो रखा है। किस माध्यम से? आपको पता है जीविका माध्यम सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और उसके अलावा जो कुछ अन्य माध्यमों से। अगला प्रश्न है बिहार बजट 2026-27 में नगर विकास एवं आवास के लिए कितनी राशि दी गई है? ऑप्शन है 5,000, 10,000, 8,000 या 3,500 करोड़। नगर आवास यानी अर्बन डेवलपमेंट की यदि हम बात करें तो लगभग 5,000 करोड़ की राशि का प्रावधान इसमें रखा गया है, जिसमें शहरों में कचरा प्रबंधन हो, जल निकासी की व्यवस्था हो या शहरी आवास का प्रावधान हो। अच्छा, जब हम यहाँ पे इतने सारे बजट का जो हम प्रावधान देखते हैं करोड़ करोड़ में, तो आप याद करने का सबसे आसान तरीका ये है, सबसे ऊपर लिखिए जिसमें सबसे ज़्यादा है, जैसे शिक्षा विभाग को ज़्यादा मिला है, नंबर 2 पर उसे लिखिए जिसमें उससे कम मिला है, नंबर 3 पे उसे लिखिए, ऐसे करके लगभग 5 तक याद कर लीजिए। उसके बाद आप रहने दीजिएगा तो भी कोई ज़्यादा फर्क उससे नहीं पड़ेगा। बिहार की राजस्व प्राप्तियां कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत है? तो बिहार को जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स मिलेंगी या जी राजस्व के तौर पर, जो कर राजस्व के तौर पर जो प्राप्तियां हैं, वो बजट का कितना प्रतिशत है? 50%, 82%, 65% या 90%? इसका सही उत्तर है 82%। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 2.85 लाख करोड़ है, जो कि कुल बजट का प्रमुख हिस्सा है। तो इम्पोर्टेंट बात अब आप ये समझिए कि पूंजीगत प्राप्तियां बहुत कम है, राजस्व प्राप्तियां ही हैं 82%। तो पूंजीगत प्राप्तियां यदि ज़्यादा होंगी तो उससे क्या होगा कि जो पूंजीगत निर्माण हो रहा है, परिसंपत्तियों का निर्माण, उसमें थोड़ी अधिक मदद मिलती है। अगला प्रश्न है 7 निश्चित थ्री के तहत बिहार में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रस्ताव इस बार बजट में किया गया है? हर जिले में क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, नई खेल नीति लाई जाएगी और खेल अकादमियों की स्थापना होगी, केवल स्कूलों में पीटी क्लास चलेगी या फिर खेल सामग्री का वितरण सरकार करेगी? तो इसका सही उत्तर है कि नई खेल नीति और खेल अकादमियों की स्थापना। युवाओं में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तरीय अकादमी बनेंगी और ब्लॉक स्तर पर खेल मैदानों का विकास करने का लक्ष्य 7 निश्चय 3 के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न संख्या 42 पर आ जाते हैं। बिहार में औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर के विकास के लिए जो रक्षा कॉरिडोर है वो कहाँ प्रस्तावित है? मुंगेर, गया, औरंगाबाद या फिर रोहतास? औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर के लिए गया में हमने पीछे भी डिस्कस किया इस बात को, वहां पे प्रश्न कुछ और था। गया को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करते हुए वहां रक्षा उपकरणों के विकास के लिए कॉरिडोर बनाने की योजना है। अगला प्रश्न है बजट 2026-27 के अनुसार ऋण की वसूली से कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? बिहार सरकार ने जो ऋण दे रखे हैं ऑलरेडी, उनकी रिकवरी होगी, उनको वसूला जाएगा, तो कितनी राशि सरकार को प्राप्त होगी? 435 करोड़, 535 करोड़, 100 करोड़ या 1000 करोड़? इसका सही उत्तर है 535 करोड़ रुपए सरकार को ऋणों की वापसी से मिलेगा। पूर्वी भारत के विकास पर केंद्रित केंद्रीय नीति से बिहार के किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा? तो केंद्रीय सरकार की नीति है कि पूर्वी भारत का विकास किया जाए। इसमें बिहार के किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा? केवल कृषि को, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और रोजगार को, केवल पर्यटन को या फिर केवल स्वास्थ्य को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और रोजगार को केंद्र सरकार की कौन सी योजनाएं, जैसे कि पूर्वोदय यानी पूर्व भारत के पूर्व हिस्से का उदय, उसके तहत बिहार के बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास के लिए अतिरिक्त बजटीय सहायता मिलेगी। बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु आवंटित राशि कितनी है? तो यहाँ पर है 2500 करोड़, 1800, 678 करोड़ या 1200 करोड़। माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए सरकार ने लगभग 678 करोड़ रुपए इस बार अल्पसंख्यक समुदायों के लिए रखे हैं। प्रश्न संख्या 47 देख लेते हैं। बिहार में पर्यटन विकास के लिए किस चीज पर विशेष ध्यान दिया गया है? केवल पटना का विकास कर दीजिए और उसी से पर्यटन विकसित हो जाएगा। रामायण सर्किट, सूफी सर्किट और जैन सर्किट का आधुनिकीकरण करने पर,
नए होटलों के निर्माण से या विदेशों में विज्ञापन देना पड़ेगा? इसका सही उत्तर है सर्किट के निर्माण से। तो बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको वैश्विक पटल पर लाने के लिए रामायण सर्किट हो, सूफी सर्किट हो, जैन सर्किट हो, इन सब का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 48 पे हम आ गए हैं। बजट के अनुसार कैपिटल रिसिप्ट्स में लोक ऋण का हिस्सा कितना है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी पूंजीगत प्राप्तियों की। उसमें पूंजीगत प्राप्ति में जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो लोक ऋण का ही होता है। यानी बहुत बड़े लेवल पर जब आपको पूंजी प्राप्त होती है उसमें से उधार बहुत ज़्यादा होता है, वही लोक ऋण है, पब्लिक डेब्ट। तो वो कितना है? 5,000 करोड़, 61,000 करोड़, 30,000 करोड़ या 10,000 करोड़? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि कैपिटल रिसिप्ट में लोक ऋण कितना है, क्योंकि इसी से तो राजकोषीय घाटा बनता है हमारा। सबसे ज्यादा लोक ऋण आपने ले रखा है तो सरकार के पास खजाना खाली हो जाता है। 61,000 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो पूंजीगत प्राप्तियों में इतना बड़ा जो अमाउंट है वो लोक ऋण का बना हुआ है। राज्य के विकास के लिए या तो बाजार से ले लेते हैं या केंद्र से उधार ले लेते हैं। वो ऋण का अनुमानित आंकड़ा 61,000 करोड़ रुपए है। वाराणसी सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई बिहार में कितनी अनुमानित है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 400 से अधिक किलोमीटर है या फिर 50 किलोमीटर? तो हमने बात की थी इस कॉरिडोर की, 400 किलोमीटर से अधिक ये बिहार के कई जिलों से होकर के गुजरेगा, जिससे रेल की जो यात्रा है उसकी गति में क्रांतिकारी बदलाव आएगा, ऐसा माना जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2026-27 का मुख्य फोकस आत्मनिर्भर बिहार के किस दर्शन पर आधारित है? केवल औद्योगिकरण, सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास, केवल शहरी विकास या फिर बाहरी उद्योग? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न हैं बिहार बजट से लिए गए थे। ऐसे ही हम एक वीडियो में बिहार इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण से भी एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ से भी आपके मेंस में भी आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि सारा डाटा मेंस हो या प्री हो वही सब तो डाटा सेम रहता है, आप कोड कर पाएंगे मेंस के अंदर उसको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही। आपसे रेगुलर अब हम कुछ रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे, बीसीए के सीरीज लेकर आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का संभव हुआ तो वो आपको कराएंगे, ताकि आपका एग्जाम में कोई चीज़ छूटे नहीं। आप लोग अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए और जुड़े रहिए दृक्षा ऐप से। दृक्षा यानी बीपीएससी राइट वे, आपका पुराना बीपीएससी राइट वे ही अब दृक्षा हो गया है। आप इसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए, इस ऐप को दृक्षा ऐप के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।